ऑल कॉन्सेप्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का भौतिक विज्ञान अपवर्तन का टॉपिक अपवर्तनांक पढ़ेंगे। इसके पहले एक हमने आपको वीडियो सेंड कर दिया है, तो चलिए अपवर्तनांक क्या होता है पहले ये समझ लें। फिर अपवर्तनांक को निरपेक्ष और सापेक्ष दो भागों में विभक्त किया गया है। तो अपवर्तनांक जैसे हम लोग n पढ़े हुए हैं, n = sin i अपॉन में sin r, ये अपवर्तनांक स्नेल के नियम को भी प्रदर्शित करता है। तो अगर आपको अपवर्तनांक के बारे में डायरेक्ट जानकारी लेना होगा तो जैसे आप लिख सकते हैं, अपवर्तनांक जो होता है n = निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर आपको अपवर्तनांक का परिभाषा पूछा जाए तो आप बस इतना ही कर सकते हैं, किसी यदि कोई प्रकाश निर्वात में चले और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए अपवर्तनांक हो गया। ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का भी परिभाषा हो सकता है, क्योंकि यह दोनों एक ही चीज़ है। तो पहले निरपेक्ष पढ़ते हैं। देखिए निरपेक्ष में क्या है, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की ज्या, देखिए आपतन कोण को आप लोग आई जानते हैं, आई, तथा अपवर्तन कोण को आप आर जानते हैं, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आपने देखा अपवर्तनांक और निरपेक्ष दोनों सेम डिफिनीशन है। अगर आपको केवल अपवर्तनांक पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ दे तो भी। इसकी खास बात ये होती है निरपेक्ष अपवर्तनांक में कि पहला माध्यम आपका वायु या निर्वात ही होगा, पहला माध्यम वायु या निर्वात होगा। दूसरा माध्यम आप कांच ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, और ऐसे जो भी आपको पारदर्शी वाले धातु मिले उनको ले सकते हैं, लेकिन पहला माध्यम हमेशा निर्वात ही रहेगा, जिसे निरपेक्ष कहते हैं। अब आते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक में। अब इसको देख लीजिए, यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पे, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, पहला माध्यम वायु या निर्वात ही हो, लेकिन यहाँ पे पहला माध्यम न तो वायु हो न तो निर्वात हो, इनके स्थान पे कोई अन्य माध्यम हो, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लो हमने माना प्रकाश, कांच को आप ग्लास जी लिख सकते हैं, से जल यानी वाटर में। अब मान लो प्रकाश आपका कांच से जल में जाता है, तब उस समय हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने कहा कि कांच से जल में जाता है, तो यानी GNW, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए केवल N था और यहाँ पे GNW। GNW का मतलब जैसे आप सिंपल वे में ऐसे समझ लीजिए कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ऐसे 1 and 2। पहला माध्यम आपका क्या है, कांच है, दूसरा माध्यम क्या है, जल है। तो इसको अगर सिंबलिक रूप में देखा जाए तो GNW कांच से कहाँ में, जल में जाता है। तो आपका हो गया sin i अपॉन में sin r। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ अलग ही तरीका होता है, फार्मूला सेम रहेगा। और आपका ये GNW का मतलब प्रकाश जो है कांच से जल में गई तो इसका अपवर्तनांक हो गया GNW = sin i by sin r। और इसमें देखिए एक नोट है, मान लीजिए स्थिति समझ सकते हैं आप इसको, स्थिति में देखिएगा स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक आपने माध्यम बनाया, ये माध्यम है आपका, ऊपर कोई अन्य माध्यम जैसे आपने वायु मान लिया, कि चलिए हम ऊपर वायु मान लेते हैं, और इसे नीचे वाले माध्यम को हमने कांच मान लिया, कांच। और जो लाइट
अपवर्तन हो रही है वो सीधे से लंबवत हो रही है, लंबवत आप समझ रहे हैं। जबकि आपने ऐसे पढ़ा हुआ है अपवर्तन के बारे में कि लाइट ऐसे जाती है फिर माध्यम से विचलित होती है, या तो इधर या तो इधर। तो आपको कंडीशन पता होगा कब अभिलंब की ओर आती है और कब अभिलंब से दूर जाती है। तो आप जानते हैं कि अगर माध्यम आपने विरल और सघन दो पढ़ा था, और लाइट अगर विरल से, ये विरल है और ये क्या है सघन, अगर विरल से सघन आएगी तो अभिलंब की ओर ये झुकेगी, ऐसे झुकेगी। अगर आपने कंडीशन बदल दिया, इसको सघन कर दिया और इसको क्या कर दिया विरल कर दिया, तब ये अभिलंब से दूर भागती है, जिसका हमने पढ़ाया हुआ है। यह विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के हिसाब से ही ऐसा होता है, उनकी चाल अलग अलग होती है, इस वजह से ऐसा होता है, नहीं तो सब सेम रहता है। हमने यहाँ पढ़ रहे थे कि हमारी कोई प्रकाश है जो वायु से कांच लंबवत गई, तो आप लंबवत पे ध्यान दीजिएगा कि जो पड़ता है उससे आपतन कोण आई कहते हैं, यानी आई इक्वल टू आपका 90 डिग्री बता दिया गया। आई कितना बता दिया गया 90 डिग्री। अब हम आर पता करते हैं, तो अगर आई 90 है तो आर क्या होगा, तो इस फार्मूले से हमने लिखा एन इक्वल टू क्या हमारे पास है साइन आई अपॉन में साइन आर, इंटू कर दिया एन साइन आर इक्वल टू साइन आई। आई का वैल्यू कितना है 90, एन साइन आर इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 0 होता है, तो एन साइन आर इक्वल टू 0, तो आर का भी वैल्यू क्या हो गया 0। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय दोनों माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर लंबवत गिरती है, तो अपवर्तन कोण जो होगा वह 0 अंश में आएगा, वह 0 डिग्री में होगा। अगला आपका टॉपिक है अपवर्तनांक की निर्भरता। देखिए अपवर्तनांक की निर्भरता, पहला है पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए पदार्थ जो होते हैं, आप पता है ठोस द्रव गैस बहुत सारे पदार्थ, आप 3 पदार्थ में बहुत सारे पदार्थों का नाम आप जानते होंगे इसी अवस्था में जो मिलते होंगे आपको। तो प्रत्येक पदार्थ की जो अपवर्तनांक होती है वह भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उनके विशिष्ट भौतिक गुणधर्म भी अलग है। जैसे जल हो गया, कांच हो गया, इस प्रकार के पदार्थों के आप देखते होंगे उनके अणुओं की गति कैसी होती है। जल में अणुओं की गति या वो दूर दूर होते हैं, ठोस में पास पास होते हैं। इस प्रकार पदार्थ की प्रकृति जो है उस अपवर्तनांक पर प्रभाव डालती है। नंबर 2 आपका है पदार्थ की भौतिक अवस्था। जिसने कहा भौतिक अवस्था में जैसे वह ठोस में है कि द्रव में है, इस प्रकार अपवर्तनांक उस पर निर्भर करता है। तीसरा पदार्थ का ताप। ताप कैसे अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में या पढ़ा होगा आपने कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि आकाश से पृथ्वी तक बहुत सारे गैसों का आवरण बना हुआ है, उसमें विभिन्न ताप वाले हैं। तो उन तापों से होते हुए जब ये लाइट आती है तो अपने मार्ग से विचलित होती हुई आती है। कभी हमें मार्ग से हट के दिखाई देती है और कभी मार्ग पे दिखाई देती है। जब मार्ग से हट जाती है तो हमें लगता है कि वह तारा टिमटिमा दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो तो कांस्टेंट जलता ही रहता है। लेकिन वायुमंडल के जो विभिन्न लेयर हैं उनसे जब प्रकाश नीचे तक आती है, सघन विरल उस ताप के आधार पे आती रहती है, तो उस प्रकार हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यह अपवर्तनांक की निर्भरता होगी। प्रकाश के रंग पे, अब देखिए रंग का सबसे बड़ा, जो हम अपवर्तन में लाइट का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि प्रकाश के रंग पे कैसे डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने बैगनी रंग जो होता है, प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। ये आपको इंद्रधनुष में पढ़ाया जाएगा जब प्रिज्म से लाइट गुजरेगी वहाँ से। लेकिन आप बस इतना ही जानिए इस समय कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ठीक है। और बहुत सारे पदार्थ जैसे वायु है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप वायु का अपवर्तनांक 1.003, ये वायु का अपवर्तनांक है। और ऐसे बहुत सारे, जैसे आप जल की बात करेंगे, जल का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.33 होता है। जल के बाद अगर आप हीरे की बात करेंगे, हीरा 2.42, ये आपका हीरे का अपवर्तनांक। आपको बता दें कि अपवर्तनांक में वायु का जो अपवर्तनांक है
यह सबसे कम होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कि किसका अपवर्तनांक सबसे कम और किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा। तो वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा हीरे का, बकिया सब इसके बीच में आ जाएंगे। बर्फ हो गया, केरोसिन हो गया, कांच हो गया। अगर आप कांच की बात करना चाहते हैं तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 से 1.9 तक के बीच इनका अपवर्तनांक होता है। और इनके बीच बहुत सारे पदार्थ हमने आपको जैसे बताया, अल्कोहल ले सकते हैं, केरोसिन ले सकते हैं, क्राउन कांच होता है, बर्फ होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आप इतना ही जानिए वायु का अपवर्तनांक सबसे कम और सबसे अधिक किसका होता है? हीरे का होता है। देखिए अगला आपका टॉपिक है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब आप जानते हैं, रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि जिस अवस्था से या जिस क्रिया द्वारा हम किसी दूसरी वस्तु को पाते हैं उसको पुनः रिवर्स कर दिया जाए तो जो प्रारंभिक वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है, वही उत्क्रमणीयता कहलाती है। तो यहाँ पे भी हम समझते हैं उत्क्रमणीयता क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका अभिलंब है, आप इसको जानते हैं, ये अभिलंब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये अभिलंब। एक माध्यम वायु जिसको हम लोग एयर कहते हैं, दूसरा है जल जिसको हम लोग डब्ल्यू। प्रकाश देखिए आ रही है और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये एक मिरर है जिसको समतल दर्पण, ये क्या है आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण। यह प्रकाश आई और इस पे टकरा के आप देख रहे हैं पुनः इसी माध्यम से क्या हो गई, वापस हो गई। तो आप इसमें एक ध्यान दीजिएगा, अगर हमने कह दिया कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही, मतलब वायु से जल में आ रही है, तो लिखेंगे ANW, ठीक। साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और तुरंत हमने ये बात बोल दिया लाइट आई और टकरा के वापस चली गई, तो आप ये कहेंगे टकरा के वापस गई, इसका मतलब जल से कहाँ गया, वायु में गया। जल से कहाँ गया, वायु, यानी WNA। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब लाइट यहाँ से जा रही है, ऐसे वापस जा रही है, तब तो आपतन कोण ये हो गया, आपतन कोण ये हो गया और अपवर्तन कोण ये हो गया, उल्टा केस चल रहा है। आपतन कोण आई की जगह हम आर रखना शुरू कर देंगे, तो साइन आर और अपॉन में साइन आई, इक्वेशन 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ANW इंटू WNA साइन आई अपॉन में साइन आर इंटू साइन आर अपॉन में साइन आई, ANW इंटू WNA इक्वल टू 1, या ANW इक्वल टू 1 अपॉन WNA। तो यहाँ हमने देखा कि जब प्रकाश उत्क्रमणीयता करती है तो उनका गुणनफल 1 होता है। मीन्स आपने यहाँ देखा ANW, इसका जस्ट उल्टा WAN है, यानी उसका व्युत्क्रम करने पर यह संबंध आपको समझ में आ जाता है। तो ये आपका प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता रही। अब अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाएंगे। धन्यवाद।